नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 4 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अ डिफरेंट ट्रैक और ये बात करता है कि अब इंडियन रेलवेज ने अपने आप को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है पैसेंजर सर्विसेज के एरिया में, लेकिन आगे कई सारी चुनौतियां भी हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका लिंकेज सिलेबस के साथ। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहां की इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर। और ये डायरेक्टली लिंक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सब टॉपिक से, जहां की रेलवेज एक मेजर टॉपिक है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो 1 जुलाई को रेलवे मिनिस्ट्री ने एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसके द्वारा प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाएगा ट्रेन्स चलाने के लिए 109 रूट्स पर। और इसके लिए भारतीय रेलवेज ने एक रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, जिसे आरएफक्यू भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी कहा जाता है, लेकिन भारतीय रेल ने जो इशू किया है उसे रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन बताया गया है आरएफक्यू, जिसके द्वारा प्राइवेट कंपनी को 151 ट्रेन्स चलाने का मौका मिलेगा इन 109 रूट्स पर। और इसका उद्देश्य है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भारतीय रेल के पैसेंजर्स को मिले। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव जी ने किसी भी ऐसी आशंका को गलत बताया है जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे के जॉब्स में कटौती होगी या फिर जो गरीब लोग हैं उन्हें यात्रा करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसी किसी भी संभावना से उन्होंने साफ तौर से इनकार किया है। और ये भी कहा है कि जो ट्रेन्स होंगी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा चलाई जाएंगी वो सिर्फ 5% होंगी टोटल ट्रेन्स जो भारतीय रेलवेज ऑपरेट करता है। यानी कि जो 95% ट्रेन्स हैं वो अभी भी इंडियन रेलवेज के द्वारा ही ऑपरेट होंगी। और जो बिडर होंगे, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज इसके लिए आगे आना चाहेंगी और जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपना मैक्सिमम शेयर ऑफ रेवेन्यू भारतीय रेलवे को देने के लिए तैयार होंगी बिडिंग प्रोसेस के अंतर्गत, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा इन ट्रेन्स को चलाने के लिए 35 साल के लिए। तो इस इन्फोग्राफ में भी हम ये देख सकते हैं कि 151 ट्रेन्स चलाई जाएंगी 109 रूट्स पर और 30,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट या निवेश होगा इसके द्वारा। कुछ कंडीशंस भी हैं कि ये जो ट्रेन चलाई जाएंगी ये या तो जो अभी वर्तमान में इन रूट्स पर ट्रेन चल रही हैं उससे ज़्यादा तेज़ होंगी या कम से कम उनके समानांतर होंगी। और इन ट्रेन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना होगा कि ये मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकें। और इस प्राइवेटाइजेशन के द्वारा ये उद्देश्य है कि जो जर्नी टाइम है, यानी कि जो यात्रा का समय है, उसमें भी कमी आए। और ज़्यादातर जो ट्रेन्स इसमें यूज़ होंगी उनको भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी पड़ेगी। तो इसके द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बूस्ट मिलेगा। और जो प्राइवेट एंटिटी है उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी फाइनेंसिंग की, प्रोक्योरिंग की, ऑपरेशन की और मेंटेनेंस की इन ट्रेन्स की। और इन प्राइवेट ऑपरेटर्स को भारतीय रेलवे को चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि एनर्जी के चार्जेस होंगे, फिक्स हॉलेज चार्जेस जिन्हें कहा जाता है, और जो अपना ग्रॉस रेवेन्यू इससे वो अर्जित करेंगी उसका भी एक हिस्सा भारतीय रेलवे को देना पड़ेगा एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के द्वारा। और जो गवर्नमेंट है उसने ये भी क्लियर किया है कि जो गार्ड्स और इंजीनियर्स इसके लिए डिप्लॉय होंगे वो भारतीय रेलवे के ही होंगे। और भारतीय रेलवे ही जो ट्रैक्स होंगी जिन पे ये ट्रेन चलेंगी उनको ही मेंटेनेंस भी करेगी। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि फिलहाल में भारत में 3 प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं पैसेंजर ट्रेन्स, और इनको चला रहा है आईआरसीटीसी, जो कि इंडियन रेलवेज का ही सब्सिडरी है। तो ये पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बट इसको स्यूडो प्राइवेटाइजेशन कहा जा सकता है। और ये 3 ट्रेन चल रही हैं, लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस, अहमदाबाद मुंबई तेजस और काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी और इंदौर के बीच में चल रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स।
तो एडिटोरियल में बताया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा पैसेंजर सर्विसेज में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मार्ग प्रशस्त करना एक अच्छा प्रयास है, लेकिन भविष्य में इस कदम से कई चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी। और एडिटोरियल यही बताता है कि 1 जुलाई को भारतीय रेलवे ने 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए अपने नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दी है। और इसके बदले में जो निजी ऑपरेटर होंगे, प्राइवेट ऑपरेटर्स, उनको जो ढुलाई शुल्क है, यानी कि जिसे फिक्स्ड हॉलेज चार्जेस भी कहा जाता है, वो देना पड़ेगा, एनर्जी चार्जेस देना पड़ेगा, और जो रेलवे की बिडिंग प्रोसेस जिनसे उन्हें ये अनुमति मिलेगी उसमें तय किया गया हिस्सा अपनी आय का वो भी रेलवे के साथ शेयर करना पड़ेगा। और एडिटोरियल कहता है कि ये 151 ट्रेनें रेलवे नेटवर्क का बहुत ही छोटा हिस्सा होंगी, लेकिन ये कदम यात्री ट्रेन संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के शुभारंभ का प्रतीक है और रेल परिवहन ही एकमात्र उदाहरण है जिसमें सरकार का एकाधिकार बना हुआ है, यानी कि मोनोपोली है। और कई सारी कमिटीज ने बारी बारी से ये कहा है कि रेलवेज को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर काफ़ी विरोध भी है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि रेलवे को प्राइवेट सेक्टर के लिए और आकर्षक बनाने के लिए कई मुद्दों को हल करना अभी बाकी है। और इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो है फाइनेंशियल वायबिलिटी का, कि कई सारे जो रूट्स हैं वो शायद फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाएंगे प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए। दूसरा, रेलवेज हमेशा से जो फ्रीट रेवेन्यू है, यानी कि जो माल ढुलाई से प्राप्त इनकम है, उसके द्वारा जो यात्री किराया है उसको क्रॉस सब्सिडाइज करता रहा है, और इसके द्वारा जो यात्री किराया है उसको कम स्तर पर रखा गया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास ये विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, तो ऐसे में या तो उन्हें किराया बढ़ा के रखना होगा, और अगर वो किराया ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर उनके लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। और इन सब मुद्दों को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो। और एडिटोरियल बताता है कि जो कंटेनर ट्रेनों के संचालन में निजी ऑपरेटरों का अनुभव बताता है कि निजी भागीदारियों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना आवश्यक है। और एडिटोरियल कहता है कि वर्तमान में एक ही इकाई प्रभावी रूप से पॉलिसी मेकर भी है, रेगुलेटर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है, और ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होना स्वाभाविक है। और इसी बात को विवेक देबराय कमेटी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि विवेक देबराय कमेटी ने भी भारतीय रेल के प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया है, और ये कमेटी 2015 की है। और एडिटोरियल कहता है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के होने से एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सकेगी रेलवेज को भी और जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको भी, ताकि कंपटीशन हो और इसका फ़ायदा पैसेंजर्स को मिले। और आगे एडिटोरियल बताता है कि नए ऑपरेटरों के प्रवेश के द्वारा सेवाओं में सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को और तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। जैसा कि राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था कि रेलवे के निजीकरण के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हैं उनसे ये साफ पता चलता है कि ये अत्यधिक जटिल और विवादास्पद है, और भारत में भी ये अलग नहीं होगा, क्योंकि रेलवेज को आज तक भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ एक तो है जॉब्स को लेकर चिंता कि अब अगर प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे शुरू होगा तो इन जॉब्स का क्या होगा, और दूसरी बात है कि रेलवे मंत्रालय को हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के तरीके से देखा गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, और जो भी रेल मंत्री हुए हैं उन्होंने अपने गृह राज्य में, चाहे इसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया है ताकि वहाँ लोगों के लिए रोज़गार भी बढ़े। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए करना। तो एडिटोरियल ये कहता है अंत में कि जो सोशल वेलफेयर कंसर्न्स भी जुड़ी हुई हैं रेलवे के साथ, तो इसीलिए रेलवे के निजीकरण को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरीके से किया जाना चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इस चीज़ को देखा जाना चाहिए, और शायद सरकार का भी यही उद्देश्य है, इसीलिए एक छोटे स्तर पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया है, और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके
अनुसार आगे की रणनीति सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे कुछ कमिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है जो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से संबंधित हैं। तो एक कमेटी है राकेश मोहन कमेटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और दूसरी कमेटी है विवेक देवराय कमेटी। दोनों ही कमिटीज़ ने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में बात की है, लेकिन आपको इसके मुख्य रिकमेंडेशंस पता होने चाहिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अभी वर्तमान में कितनी प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं। तो वर्तमान में अभी 3 प्राइवेट ट्रेन्स हैं जो कि IRCTC चला रहा है, जो कि रेलवे का ही एक उपक्रम है, और ये तीनों ट्रेन किस रूट पे चल रही हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी का जो प्राइवेटाइजेशन पैसेंजर ट्रेन्स में किया गया है उसमें 109 रूट हैं और 151 ट्रेन्स को चलाया जाएगा। अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर भारतीय रेल का निजीकरण होता है तो क्या इसके पक्ष में है पॉइंट्स और क्या इसके विरोध में पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।